हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया। जैसा कि नीट 2025 का पेपर हो चुका है और कल हमने आपको वीएमसी मेडिकल के चैनल पे पूरा पेपर सॉल्व करके भी बताया है। अब मैं फिजिक्स के सेक्शन का एनालिसिस करना चाहता हूं ताकि आपको गाइडेंस मिले कि सच में पेपर कैसा था। क्या ये बहुत ज्यादा टफ पेपर था? क्या ये मॉडरेट पेपर था? कैसा पेपर था कि पूरी मार्केट में, एजुकेशन की पूरी मार्केट में हाहाकार मची हुई है कि एनटीए ने कैसा पेपर दिया। तो इसको हम ठंडे दिमाग से समझेंगे। बेटा, मेरे अनुसार जो नीट का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, तो ऐसे पेपर क्या पहले नहीं आते थे? बेटा, प्री कोविड टाइम पर भी ऐसे पेपर आते थे, बट क्योंकि लास्ट के 3-4 सालों में जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बेसिक था, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, तो उससे क्या हो रहा था, सब बच्चों के सबके मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। 720 मार्क्स भी बच्चे स्कोर कर रहे थे। वो एक बच्चा भी नहीं, 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे जो है 720 मार्क्स। 715 पे बच्चे को एम्स नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया कोटा से मौलाना आजाद नहीं मिल रहा। तो बेटा, जो बहुत अच्छा बच्चा है जिससे सिली मिस्टेक हो गई है, वो तो बहुत ज्यादा पछताता है कि यार मेरा तो एक क्वेश्चन गलत हो गया और 715 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब की बार एनटी ने पेपर ऐसा दिया है जो एवरेज बच्चे और जो बहुत मेहनती बच्चे के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगा, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको सिली मिस्टेक्स बैलेंस करने का भी मौका मिलेगा। तो पहले हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस जो है हमारे, जो आप लोगों ने करे हैं उतने हो जाने चाहिए थे, या कितने क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में सेफ माने जाएंगे, या आगे के लिए अगर आप प्लान करना चाहे तो अपनी फिजिक्स की तैयारी को कैसे प्लान करें। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। तो हम बेटा किस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं? देखो बेटा, हम आपको पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें नोट्स में बताते हैं, एनसीईआरटी लेवल की चीजें होती हैं। कुछ चीजें बेटा अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स होते हैं। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, जिसको मैं इजी लेवल बोलूंगा। इजी कौन सा क्वेश्चन है? जो डायरेक्ट है, जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं हो रहे, यानी पॉली कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मोनो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है। और जो डायरेक्ट है, नोट्स में से भी करे होते हैं, हमारी जो वर्कबुक है, मटेरियल है, उसके अंदर होते हैं वैसे क्वेश्चंस। फिर बेटा एवरेज क्वेश्चंस, अबव एवरेज क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे हम लोग जो कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है। फिर उसके बाद बेटा लास्ट कैटेगरी में हम लोग टफ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या पिक्चर बनती है। क्या ये जो जो YouTube पे छाया हुआ है कि फिजिक्स का पेपर जो है बिल्कुल उसने तो हाहाकार कर दी है, वो उस चीज को हम थोड़ा ठंडे दिमाग से समझते हैं कि एक्चुअल में फिजिक्स का पेपर जो है उसकी क्या पिक्चर है ऑब्जेक्टिवली। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये ईएम वेव से बेटा, ईएम वेव चैप्टर से है। और ये जो क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर है। इसके अंदर आपको समझ होनी चाहिए बेटा, जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ग्राफ आता है जब हमारा बीच में जो हमारी फील्ड होती है उसका, तो मैं इसको फिर भी बेटा मॉडरेट लेवल पे रखूंगा। इसको एवरेज क्वेश्चन में बोलूंगा। तो इसको एवरेज मतलब अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो पहले समझदारी से हमें क्या करना चाहिए, इस पेपर में क्या करना चाहिए था कि हमें पहले बेटा फिजिक्स देखते ही हमें ये रियलाइज होना चाहिए था कि पुराने पेपर्स के हिसाब से कंपैरिजन में फिजिक्स थोड़ी सी टेढ़ी है, लेंदी है। तो हमें चुन चुन के पहले जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करना चाहिए था जो डायरेक्टली हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं करता एज ए स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूं, तो इसको मैं सेकंड राउंड के लिए छोड़ता, पहले सारे क्वेश्चंस चुन चुन के कर लेता, क्योंकि मेरा टाइम भी तो बचाना है बेटा। तो इसको मैं मॉडरेट बोलता हूं बेटा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है ये। इसमें डायरेक्टली हमें खाली फॉर्मूला यूज करना है कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन बेटा नोट से आता है, सब टीचर्स नोट्स में कराते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, आराम से हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा। बॉल ऑफ मास 0.5 केजी बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से बोल सकते हो, और ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इजी है, नोट्स में होता है। दीवार वाला क्वेश्चन कराते हैं हम लोग कि बॉल टकराई और वापस आई कुछ और वेलोसिटी से, और कितना इंपल्स होगा, स्टैंडर्ड हमारी वर्कबुक के अंदर भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन
वर्कबुक में होता है, कई बार कराते हैं बेटा, और नीट में भी पहले आ चुका है, तो इसको मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा बेटा। आगे चलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम का, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे। तो बेटा ये भी एक इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डिफिकल्टी होनी चाहिए थी, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं इसको आसानी बोलूंगा, बट क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है 5/2.5 और 3/1.5। तो बेटा इसको मैं एवरेज कैटेगरी में रखता हूं, खाली एवरेज इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, इजी साइड पे ही रहेगा ये बेटा। आगे चलते बेटा, ये थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आसान है, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और गलती होने के चांसेस होते हैं, इसको मैं बेटा एवरेज साइड पे रख देता हूं। और ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने वर्कबुक में करे होते हैं, सीरीज में रॉड लगा देते हैं, नेट थर्मल रेजिस्टेंस, फिर टेम्परेचर कैसे वेरी करता है स्टेडी स्टेट में, सब चीजें हम लोग क्लास में कराते हैं बेटा। आगे चलते बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस पेपर का, जो कि मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है। तो टफ का अभी तक हमारा एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या डिफिकल्टी होगी, इसमें वेरिएबल मास है, फिर इसने बोला है कि सेंड लीक कर रही है, स्लोली स्लोली लीक कर रही है, dm/dt को बहुत छोटा लेगी, ठीक है, तो बेटा थ्रस्ट फोर्स अवॉइड करेंगे, और थोड़ा सा खैर इसमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड पे जाए फिर भी हम कई हद तक सही कर सकते हैं, बट हम एलिमिनेशन छोड़ के बस समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है या नहीं है बेटा। ये टफ क्वेश्चन एक हमारे पास आया अभी। अब बेटा इजी क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में कराते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं डालूंगा इजी की कैटेगरी में। आगे चलते बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है ये हाइपोथेटिकल बोहर मॉडल पे है, तो ये बोहर मॉडल हाइपोथेटिकल हम क्लास में कराते हैं बेटा, और कई बार पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लेके भी हम अलग तरीके से कराते हैं। तो ये क्वेश्चन को फिर भी मैं एवरेज कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसमें अगर क्लिक नहीं हुआ हमें उस टाइम पे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको हम सेकंड राउंड में करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली क्लिक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बेटा ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि टी और एक्स का रिलेशन ऐसा हम लोग क्लास में कराते हैं, और इजी क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक्स भी बताते हैं हम लोग, और ये एक इजी प्रॉब्लम है, बस कैलकुलेशन इसमें है, बट जिस बच्चे ने करा होता है तो वो इसकी कैलकुलेशन को जानता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आगे चलते बेटा, इस क्वेश्चन को मैं टफ की कैटेगरी में डालू। इसको टफ क्यों है? टफ बेटा वैसे नहीं है, बट इसमें दो तीन चीजें यूज हो रही है, पॉली कॉन्सेप्चुअल होने की वजह से एक टफ क्वेश्चन है। इसमें फ्लक्स भी आ गया, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर रहा है बेटा, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन भी करनी है, तो दो तीन फॉर्मूले इकट्ठे करके इसको जोड़े, तो मैं इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकता हूं, खाली इसलिए कि इसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बस नया क्वेश्चन है। आगे चलते बेटा, माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब बेटा ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं, हमारी वर्कबुक में है, मॉड्यूल में है, तो इसको मैं बेटा इजी की कैटेगरी में ही डालूंगा। सॉल्वेबल है और ठीक ठाक टाइम में 1 मिनट के आसपास में सॉल्व करा जा सकता है। ये बेटा इजी क्वेश्चन है, क्लास में कराते हैं, सेमीकंडक्टर का इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ाते हैं हम लोग, तो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ये देखना था, वो भी हम देख लेंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है बेटा। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, बेटा ये क्वेश्चन जो है ये एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। क्वेश्चन इजी है, बट कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी, तो ये सारे फोर्सेस और टॉर्क बैलेंस करके हम लोग कराते हैं, तो एवरेज इसलिए खाली की इसके अंदर हम बोलेंगे कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो हो सकती है, थोड़ा गलती होने के चांसेस होते हैं, इसको भी मैं दूसरी बार में करना प्रेफर करूंगा। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन बेटा हमारी वर्कबुक के अंदर सीटीएस के अंदर है, और ये इजी क्वेश्चन है। कई बच्चों ने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दिया होगा, 3f/8 है, कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन बोलूंगा बेटा, अगर आपने इसको नहीं कर रखा पहले तो इसमें आपको टाइम लग सकता है सोचने में, तो इसको भी मैं दूसरे राउंड में करना प्रेफर करूंगा बेटा। अब आता है बेटा कंटेनर हैज 2 चेंबर्स, इसको भी बेटा मैं एवरेज बोलूंगा, और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखे तो इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब आता है बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, ये बेटा इजी क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसे क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री में भी करे होते हैं और फिजिक्स में तो करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। आगे चलते बेटा, वेरी इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एसी का। आगे चलते बेटा, डायरेक्ट
क्वेश्चन क्लास नोट से बेटा क्वेश्चन है, इजी। अब बेटा ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएचएम का क्वेश्चन हमें पता है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2। तो बेटा इसको भी मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, खाली कंपेयर करना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये भी बेटा बूलियन अलजेब्रा से हम लोग कर सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है ये, नॉर गेट आएगा इसका आंसर। ऑक्सीजन सिलेंडर 30 लीटर है बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा लैंग्वेज की वजह से और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट की वजह से मैं इसको एवरेज में डाल रहा हूं। इन ए सर्टेन कैमरा, बेटा ये इजी क्वेश्चन है, हमें पता है पावर सीरीज में रखने पे ऐड हो जाती है, और अगर हमने माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ा होता है तो हमें पता होता है बेटा लेंस से मैग्निफिकेशन बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है बेटा, तो इजी क्वेश्चन है। टू गैसेस आर फिल्ड, ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर सेपरेट कंटेनर्स। बेटा ये जो है ये एवरेज क्वेश्चन है, एवरेज है मतलब एक थर्मोडायनेमिक्स का एक अलग तरीके से बनाया गया प्रॉब्लम है, तो इसको एवरेज की कैटेगरी में डालूंगा। इसको मैं सेकंड राउंड में करना जो है वो प्रेफर करूंगा। ए बलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एवरेज डालूंगा। वैसे मैं इसको टफ कैटेगरी में डालना चाह रहा था, बट एवरेज इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जा सकता है, तो समझदार जो बच्चा है वो इसके ऑप्शंस को देख के इसको सही कर सकता है। ठीक है, आगे चलते बेटा। ये क्वेश्चन भी एवरेज है, इसको भी मैं सेकंड राउंड में करना प्रेफर करूंगा बेटा। बेसिकली बेटा जहां पे स्ट्रिंग स्लैक होती है, और थोड़ा सा ये एवरेज थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे बोलेंगे, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि करना वही काम है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर एमजी प्रोवाइड करा रहा होगा क्योंकि टेंशन जीरो है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन दूसरा स्टेप। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स, क्लास नोट्स, सीटीएस मॉड्यूल। बेटा सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब बेटा इसके अंदर क्या है, हमारा सन का साइज जो है ट्वाइस हो गया, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, और ये मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं। ये मैंने भी जब यहाँ पे बेटा लाइव क्लास लिए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब रेडियस ऑफ द मार्शियन ऑर्बिट, बेटा ये क्वेश्चन जो है इसको मैं एवरेज डाल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है इसका, लॉ ऑफ पीरियड्स लगेगा, एवरेज इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी, और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, तो इसको मैं एवरेज साइड में रखता हूं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी इजी क्वेश्चन, कट किया तो बेटा उतने टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम एनर्जी, बेटा ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में से आता है, और हम लोग विद्या मंदिर में जो भी वर्कबुक मॉड्यूल है उसके अंदर ये क्वेश्चन सबको मिलता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कई बच्चों को रिजल्ट भी याद होता है। इसको बेटा मैं एवरेज साइड पे खाली कैलकुलेशन की वजह से, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट निकालना है स्फीयर का, और हम लोग उसको माइनस कर देंगे, आंसर इसका बेटा 7/57 आता है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हम लोग पढ़ाते हैं बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर, तो इसको मैं v इक्वल टू E/b, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इजी। बॉडी ऑफ वेट, बेटा ग्रेविटेशन का इजी सवाल है ये। अनपोलराइज्ड लाइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ब्रूस्टर लॉ, इजी। कांस्टेंट वोल्टेज, बेटा ये क्वेश्चन को मैं एवरेज बोलूंगा क्योंकि इसको करा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बेटा, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम अपनी सीटीएस में कराते हैं बेटा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट इजी है, बट थोड़ा कैलकुलेशन होने की वजह से इसको मैं एवरेज बोलूंगा। कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बेटा ये क्वेश्चन जो है ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट, बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट रेशियो ही बताना था। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये टफ क्वेश्चन है, टफ इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, फोर्सेस बैलेंस करके सरफेस टेंशन के फोर्सेस निकाल के। बेटा इस क्वेश्चन को हम छोड़ देना चाहिए था, क्लिक नहीं होता तो ये करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं एक बेसिक एनालिसिस बताऊं आप लोगों को कि हमने देखा कि 3 टफ क्वेश्चन है यार। पहली चीज 3 टफ क्वेश्चन है, ठीक है,
और अगर मैं बोलूं बेटा 30 से 32 इजी क्वेश्चंस है, और ये वाले क्वेश्चन भी एवरेज है। इनमें से भी बेटा कई क्वेश्चंस जो है इजियर साइड पे, उनको एवरेज में मैंने इसलिए डाला खाली कैलकुलेशन की वजह से। अब वहां पे हमारे साथ हुआ क्या बेटा, देखो क्या होता है, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हमें हमें जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है उसका एक गोल होता है कि उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आपको कुछ पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ पढ़ाई कराएगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा 70% केसेस, ठीक है, वो आपके बिल्कुल टेक्स्ट बुक केसेस होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको बुखार हो रहा है, फिर हमने एक टेस्ट रिपीट कराया, प्लेटलेट काउंट देखा, विडाल कराया, तो हमें पता लग गया टाइफाइड है या मलेरिया है या फिर हमारे को डेंगू की इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बेटा बाकी 20% केसेस में हमें आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, टाइफाइड जैसे सिम्टम है बट पता नहीं लग रहा, तो विडाल से काम नहीं चलेगा, ब्लड कल्चर भी कराना पड़ेगा। तो बेटा ये 20% जो है एवरेज। अब बेटा 10% केसेस, अब आपने सुना होगा एम्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े, मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बिहार से और अंडमान से, गुजरात से, सब लोगों को यहाँ पे रेफर किया जाता है, क्योंकि बेटा जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतनी अच्छी उन्होंने मेहनत करी है कि वो 10% जो केसेस होते हैं उसको भी वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो बेटा अब एनटीए ने यही काम करा है कि उन्होंने आपको बिना देखे हुए क्वेश्चंस कई सारे दे दिए हैं, जिससे आपका बिल्कुल जो बैलेंस है बच्चों का हिल गया है। सपोज करो बेटा आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसा केस आ गया, मतलब ट्रॉमा सेंटर में आप काम कर रहे हो और कोई बहुत ही मतलब अजीब सा केस आ गया कि आपने कभी वैसा हैंडल नहीं किया, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? मुझे लगता है कि एंटी ने वैसा जांचने की कोशिश करी है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना चाहिए था या आगे आप लोग क्या करोगे? तो सबसे पहले बेटा पेपर में ना शौक की आदत डाल लो, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि अगला पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा, तो आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने इस पे फोकस किया बेटा, इस पे फोकस किया, इस पे फोकस नहीं किया। तो डू व्हाट यू कैन डू, you will see that you are able to do the things that you were not able to do earlier। तो पहले जो हम कर सकते हैं उसको तो करें, फिर हम देखेंगे कि जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो भी हम करना शुरू कर देंगे। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, शौक की आदत डालो कि दो चार मुश्किल क्वेश्चन मिल जाए तो घबराना नहीं है। फिर बेटा स्ट्रेटेजी ऐसी रखो, सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी है हमें, सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी को रखना है हमें कि सेलेक्ट कर करके क्वेश्चंस करें। बेटा एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगेंगे, उस क्वेश्चन के मार्क्स भी वही है, उसके भी मार्क्स वही है। तो बेटा जो 1 मिनट में मैं 5-6 क्वेश्चन नहीं कर सकता, 10 मिनट के अंदर 5-7 क्वेश्चन, और मेरे को उधर से 20 मार्क्स मिल जाएंगे अगर मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगा और उसमें एक भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। बेटा हमारे को अपना गोल जो है वो डिसाइड करना है, हमारा है मेडिकल। और दूसरी चीज रिलेटिव कंपैरिजन करना है, हमें एब्सोल्यूट कंपैरिजन नहीं करना, परसेंटाइल वाला देखना हमारे को। बेटा सबको शौक लगा पेपर देख के, दो चार टफ क्वेश्चन देख के सारे डर गए, तो जो हो पा रहा था वो भी नहीं कर पाए। तीसरी चीज बेटा प्रैक्टिस कर दो थोड़े लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पढ़ने की, और जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो। अब मुझे नहीं पता आगे का पेपर कैसा होगा, बट जो नीट का अल्टीमेट लेवल है हम लोग आपको उस लेवल तक प्रिपेयर कराएंगे। आसान आएगा हम तब भी कर देंगे, मुश्किल आएगा तब भी कर देंगे, हम एंटी नहीं है, हम तो तैयारी करा सकते हैं। तो हमारे को काम क्या है बेटा, हमारे को बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है कॉन्स्टेंट में। और मुझे ऐसा समझ के जाना है एज ए स्टूडेंट, मतलब आपके लिए कह रहा हूं मैं, कि पेपर अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है और मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है। तो अगर मैं बेटा ध्यान से बोलूं तो 90% जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे। अगर आप फिजिक्स के पेपर में बात करो बेटा, तो अगर फिजिक्स के पेपर में आप 180 में से 120 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो, जो कि बेटा स्कोर किया जा सकता है थोड़ा सा शांत रह के, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस बार जो ओवरऑल कट ऑफ है वो बेटा 630 के आसपास आपकी 3 डिजिट में रैंक आ जाएगी। यानी कि मतलब 500 के अंदर जो रैंक होगी अगर आपके इतने मार्क्स है टोटल, 720 में से
तो आपकी रैंक जो है इतनी आ जाएगी। मोर और लेस जो है ये आइडिया आप लगा सकते हो, 2016 में जैसा था उस तरीके से होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया एग्जाम में और वो बड़ा पैनिक हो गए, और जो अच्छा था, जो अच्छे से करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो बेटा ऐसा कभी भी देखो, कोई भी टीचर अगर पेपर बनाता है, मैं भी बनाता हूं, तो मेरा काम है कि हर बच्चे को टेस्ट करना। और टफ पेपर आएगा तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है उसको हमें लेना है, यानी उसको हमें सेलेक्ट करना है, वो उस क्वेश्चंस को भी कर पाएगा। तो अगर आपको बेटा अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको एक बिल्कुल होलसम होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताई जाए। आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मिसगाइड करती है, उस पे नहीं जाना। कोई बोलता है 1 मिनट में हम करवा देते हैं, कोई बोलता है लीक कर देते हैं, वो सब बेटा बातें देखो सब क्लियर हो चुका है। आगे कैसा होगा हमें नहीं पता, बट बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है। आपको डीप लेवल में जाके चीजें समझनी है कि अगर ये कंटेनर है और यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने इस दीवार को हटाया तो क्या होगा, गैसेस मिक्स होगी। तो एक्चुअल जो उसके पीछे की बेटा फिजिक्स है ना, वो समझनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल पे चीजों को समझना है। अगर हम इन चीजों की समझ अभी से डालेंगे तो बेटा आप आगे जाके बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। लाइफ में आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से समझ सकोगे, उनको सॉल्व कर सकोगे। तो आप ऐसे मत देखो बेटा आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के लिए, आप देखो आप लाइफ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपकी डॉक्टर बनने की जो जर्नी है वो आपकी अभी से स्टार्ट है। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप बहुत मुश्किल ना समझे, बहुत आसान भी ना समझे, मेहनत की जरूरत है, बट इट इज डूएबल। तो बेटा इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। कोई भी हमारे लिए सजेशन है या कुछ चाहते हैं आप हमसे, तो हम आपकी हेल्प के लिए सदा तत्पर है। आप अपने नियरेस्ट वीएमसी मेडिकल के सेंटर पे जाके आप टीचर से मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जय फिजिक्स, जय वीएमसी।